गुड इवनिंग बच्चों, राधा मेमोरियल एजुकेशनल सेवा संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के द्वारा बोला गया कि सर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हैं, देयरफॉर जो वहाँ का पैटर्न है कि पावर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, ये सब आपको उसकी बेसिक फंडा जानना था। देयरफॉर हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया कि जिससे कि आपको ये पावर सेक्टर का जो बेसिक नॉलेज है क्रैश कोर्स के फॉर्म में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं और इस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को मैं बता रहा हूँ आपको इस तरह से मिल जाएगा कि जब इसका आप एनालॉगी बनाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा नहीं पावर सिस्टम कोई चीज़ अलग से थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो तो शुरुआत करता है बेसिक इलेक्ट्रिकल से ही, जहाँ से उसको हर एक पैरामीटर जो होते हैं उसका पता चलता है कि परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा और क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ मिलने के बाद हम लोग उसका यूटिलाइज जब करते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस में जाके उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जब हम लोग पावर सिस्टम शुरुआत करने चल रहे हैं, जैसा नाम है, सब लोग जल्दी से आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके सबके सब आ जाइए, ऑनलाइन आइए और फिर हम शुरुआत करने चल रहे हैं। जितनी जल्दी हो सबके सब आ जाइए। तो देखिए अब आपको पढ़ना था इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इसको जब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम दैट्स मीन देखो यहाँ पे ये अगर इसको यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रिकल पावर है ये, ओके। और बगल में लिखा है सिस्टम, सिस्टम लिखा है, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। तो कैसे हम लोग पढ़ना है यही समय समझ में आएगा कि ये कहा क्या रहा। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर आता है, दैट्स मीन वह सिस्टम जहां पे इलेक्ट्रिकल पावर है, ओके। बट व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम आपको मालूम है ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक अरेंजमेंट है। सिस्टम जो होता है वह एक अरेंजमेंट होता है, या हम कहते हैं कि वह एक इंटरकनेक्शन है ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स टू परफॉर्म द डिजायर्ड वर्क। किसी कार्य को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। कोई भी काम हो, आप देखिएगा छोटा सा काम होता है, उसके लिए भी बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। आप अपने घर को देख लो कि घर में भी कोई काम करना, जैसे घर बनवाना है तो एक समझ लो पाइलिंग करवानी है, गड्ढा खुदवाना है, उसके लिए भी आप एक सिस्टम बनाते हो कि मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा और मार्केट में जाके लेबर को वहां से लाना है, और लेबर कितने चाहिए, कैसे चाहिए, सिस्टम बनाते हो कि कौन गड्ढा खोदेगा, कौन मिट्टी निकालेगा, कौन मिट्टी निकाल के बाहर रखेगा। और उस सिस्टम को बनाने के बाद आप लोग अपने डिजायर्ड वर्क को परफॉर्म करते हो। तो सिस्टम पहले ही जानना था, तभी जाके पावर सिस्टम समझ में आएगा आपको। जहां पे इलेक्ट्रिकल पावर हो लेकिन वो सिस्टम है। सिस्टम मतलब अभी समझा दिया कि दिस वन इज द कॉम्बिनेशन या इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स टू परफॉर्म द डिजायर्ड वर्क। जो हमें वर्क चाहिए उसी को हमें करना है, ठीक है। तो फिर आपको शायद पता हो, देखो हमें पावर सिस्टम पढ़ाना है तो ज्यादा हम वहां नहीं जाएंगे। तो सिस्टम दैट्स मीन ये एलिमेंट्स एंड पैरामीटर का कॉम्बिनेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एलिमेंट्स एंड पैरामीटर का जो कॉम्बिनेशन है ये डिफरेंट तरीके का होता है, आपको पता होगा। ये सीरीज हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, फीडबैक सिस्टम भी होता है, ठीक है। उसके साथ साथ सीरीज पैरेलल भी हो सकता है। लेकिन एक आपने नाम सुना होगा, कैस्केडेड। तो बंधु, ये जो आप सिस्टम पढ़ने चल रहे हो, इलेक्ट्रिकल पावर का, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पावर का बेसिकली आपको जो सिस्टम मिलने वाला है वो सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला है कैस्केडेड का मिलने वाला है। और कैस्केडेड दैट्स मीन इज द, आपको शायद पता हो,
कि कॉस्केडेड कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें एक एलिमेंट जो इनपुट लेगा वो अपने आउटपुट टर्मिनल में प्रोवाइड कर देगा। नाउ दिस वे कहीं यूटिलाइजेशन नहीं होना है। देखो आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके पास नॉन इलेक्ट्रिकल पावर था, यहाँ हमें नहीं पढ़ना है। देखो इलेक्ट्रिकल पावर की बात करो, इधर हमें स्टडी नहीं करना, इधर हमें स्टडी नहीं करना है, बट हमें ये बीच वाला पढ़ना है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम लिखा है, ये बीच वाला पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है हमें। ओके, इतना पढ़ना है। लेकिन इसमें सिस्टम बनाना हो, सिस्टम में ना तो सीरीज बनाना है, ना तो पैरेलल बनाना है, ना तो सीरीज पैरेलल बनाना है, बट यहाँ पे जो बनाना है कॉस्केडेड बनाना है। क्यों? कॉस्केडेड कनेक्शन वहां पे यूज किया जाता है जहां पे पावर की कपलिंग करनी हो या एनर्जी का हो। सीरीज का कहाँ किया जाता है? जहां पे करंट की कपलिंग। पैरेलल में कहाँ किया जाता है? जहां पे सेम वोल्टेज हमें ट्रांसफर करना हो, कपलिंग करना हो। लेकिन यहाँ पे पावर की कपलिंग करना हो, पावर की कपलिंग करना है, देयरफॉर जो ये नेटवर्क मिलेगा आपको, देखिएगा कॉस्केडेड मिलेगा। तो देखो हमें पढ़ना क्या है, पहले मैं यही ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम आपको डिफाइन करना था और उसको मैंने डिफाइन कर दिया। वह आपको सिस्टम बनाना है जिस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल पावर हो, जिस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल पावर हो, और वह सिस्टम कैसा होगा? कॉस्केडेड होगा। और सिस्टम में कौन होंगे? एलिमेंट्स होंगे जिनका कॉम्बिनेशन होगा, जिनका इंटर कनेक्शंस होगा। ओके, तो भाई देखो हमें जो पढ़ना है इस क्रैश कोर्स में, देखो ये आपके सामने लिख दिया है मैंने। सबसे पहला पावर सिस्टम का पार्ट 1 में पढ़ाऊंगा, उसके बाद पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। और इस तरह से आपको पढ़ना है कि आपको कभी ये कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने पढ़ा क्या है। आपको बेसिक का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज होने के बाद आप इसको बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लोगे, इसमें कोई चीज़ नहीं है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास एनालॉगी बनाना आता हो, समतुल्य सिस्टम, क्योंकि आपने पढ़ा हो ऊर्जा यहाँ से भी जा रहा, पावर यहाँ से भी जा रहा, और आपने पढ़ा है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ फॉर्म में कन्वर्जन नहीं करना, यहाँ पे हमें क्या करना है? एनर्जी को कपल करना है। ठीक है, एनर्जी को कपल करना है। तो देखो आपके सामने मैकेनिकल के बहुत सारे सिस्टम आपको दिखाई देते होंगे, मैकेनिकल के बहुत सारे सिस्टम आपको दिखाई देंगे जहाँ पे एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल पावर का कपलिंग है। और सबसे छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये गियर सिस्टम है, ठीक है, और इस गियर को हमने क्या किया? जोड़ा है। इस गियर को हमने जोड़ा है, एक में देखो नंबर ऑफ टीथ बहुत ज़्यादा है, एक में नंबर ऑफ टीथ कम है। ये तो ट्रांसफार्मर है, लेकिन जो ये बीच वाला है ना, यही पावर सिस्टम है। ये जो आप बेल्ट है ना, इसी से कपलिंग कर रहे हो, इसी से जो पावर की कपलिंग कर रहे हो, इसी को आपको पढ़ना हो। ये पावर सिस्टम है, और इसी पावर सिस्टम में आप देखते होंगे, घर में देखा होगा या व्हील लगा के आपने काम किया होगा, व्हील लगा होगा, ये आपके पास एक सैफ्ट रहा होगा, इस पे व्हील लगे होंगे, और यहाँ भी आपने गाँव में काम किया होगा, पट्टा डाल के काम किया होगा। तो यहाँ पे भी देखो कपलिंग हो रहा। तो इस कपलिंग को ही हमें देखना, केवल और केवल हमें इसको देखना, इसी को पढ़ना, यही आपका पावर सिस्टम है, यही पावर सिस्टम है। तो एनालॉजी जिसको बनाना, जो इंसान, जिस स्टूडेंट ने इसको देखा है कि बेल्ट कैसे काम करता है, चेन कैसे काम करता है, जैसे आप साइकिल चलाते हो, यू आर एनर्जी प्रोवाइडर, आपने पैडल से एनर्जी प्रोवाइड किया था, लेकिन वो चेन से जोड़ के आपका साइकिल वर्क डन करता है, डिजायर्ड वर्क को करता है, डिजायर्ड वर्क को करता है। लेकिन वो डिजायर्ड वर्क कौन करता है? चेन करता है, कपल करता है, यही पावर को कपल करता है। वही चीज हमें यहां पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कपलर पढ़ना है, कैसे कपल होना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कपल होगी, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे कपल होगा, यही हमें देखना है। तो उसके लिए आपको मालूम है सिस्टम बनाना हो, सिस्टम बनाना है इसका मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को लेना है, जो भी इलेक्ट्रिकल के एलिमेंट्स हैं। और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स दिखाई नहीं देते, लेकिन मैकेनिकल के एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं। मैकेनिकल जो आंख से दिखता है सब कुछ वही है, वेलोसिटी है, फोर्स है, सब कुछ दिखता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल का कुछ नहीं दिखता, ना फोर्स दिखता है, फोर्स मतलब वोल्टेज भी नहीं दिखता है, स्पीड दैट्स मीन करंट भी नहीं दिखता है, लेकिन मैकेनिकल वाला दिखता है। अगर आपको एनालॉगी बनाने आ रहा है, आपको समतुल्यता बनाने आ रहा है, तो आपको पूरे लाइफ में पावर सिस्टम से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो बेसिक चीज़ मैं लेके चलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला आपको मैं जो शुरुआत कराऊंगा वो पावर सिस्टम पार्ट 1 होगा। पावर सिस्टम पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे शुरुआत हुआ था, कैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन बने थे, कितने वोल्टेज का बना था, ग्रोथ उसका दिखाना है, कैसे ग्रोथ हुआ था। आपको पता होगा 1985 में ही
एसी पावर सिस्टम आया था पूरे यूनिवर्स में, वो भी यूएस में आया था, यूनाइटेड स्टेट में आया था। दिखाएंगे कैसे आया था और रिसेंटली कैसे कैसे पैटर्न बढ़ता गया कि 3300 वोल्ट से आज हम लोग कितने केवी तक जा चुके हैं। तो सबसे पहला वही रहेगा आपके पास, ठीक है। आफ्टर दैट आपको मैं शुरुआत कराऊंगा ट्रांसमिशन लाइन से या ट्रांसमिशन सिस्टम से। और ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे उसमें आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। तो ये एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। फिर ट्रांसमिशन सिस्टम आपको पता है ये रिसेंटली दो तरीके का ट्रांसमिशन सिस्टम बन सकता है। एक आपका बनेगा हाई वोल्टेज लो करंट का, दूसरा बन सकता है हाई करंट लो वोल्टेज का। लेकिन कौन सा हमें प्रेफर करना ये हम देखेंगे। अगर हमने हाई वोल्टेज लो करंट को प्रेफर किया है तो भी आपको पता है कि दो कैटेगरीज आपकी बनेगी। एक आपका आपको पता है HVDC हो सकता है, दूसरा HVAC हो सकता है। एंड ये ओवरहेड भी हो सकता है, ये अंडरग्राउंड भी हो सकता है। तो इसको भी देखना है कि कहाँ पे हम प्रेफर करेंगे अंडरग्राउंड सिस्टम एंड कहाँ पे हम प्रेफर करेंगे ओवरहेड सिस्टम, ठीक है। इसको भी हमें देखना है ओवरहेड कहाँ प्रेफर किया जाता है, अंडरग्राउंड कहाँ प्रेफर किया जाता है, एंड ओवरहेड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अंडरग्राउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स प्रोविडेंट होता है, कौन से एलिमेंट्स का मान ज़्यादा होता है, किस एलिमेंट्स का मान कम होता है। ये सब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे कि जब तक एलिमेंट्स नहीं पता चलेगा तब तक कपलिंग की वो प्रॉपर्टीज हमारे सामने नहीं आएगी, कपलिंग किससे करवाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो आपका कपलर है और कपलर लॉसलेस होता है। लॉसलेस होता है तो 100% है कि कोई सिस्टम लॉसलेस तभी हो सकता है जब उसका रेजिस्टेंस वैल्यू टेंस टुवर्ड्स द जीरो। कहाँ पे हो, टेंस टुवर्ड्स द जीरो हो, तभी जाके वो लॉसलेस हो सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रांसमिशन लाइन का हम लोग परफॉर्मेंस पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस दैट्स मीन इज द उस ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना, ABCD पैरामीटर फाइंड आउट करना, लॉसेस पता करना, इफिशियंसी पता करना। देखो रिसेंटली बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे इसमें पूरे इंडिया में पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने की बहुत बात चल रही है। उत्तर प्रदेश से जहाँ पे 38% लॉसेस हैं, इस 38% लॉस को घटाने की बात चल रही है कि किसी तरीके से कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है जिसको बोला जाता है AT&C लॉसेस, एसोसिएट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। तो टेक्निकल लॉस को घटाने की बहुत तेज़ी से बात चल रही है, उसके साथ साथ कमर्शियल लॉस को भी घटाने की बात चल रही है। और यूपी में कहा जा रहा है कि भैया 38% से आप 15 पे लाओ, ठीक है। तो आप देखोगे जो 100% लॉस होता है उस 100% लॉस में ट्रांसमिशन का भी कुछ परसेंटेज होता है, कम से कम उस ट्रांसमिशन के सिस्टम का भी 15% लॉसेस उसमें इंक्लूड रहती है। तो इसको भी घटाने की बात हो रही है। देयरफॉर जो भी इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं, जो भी डिवाइसेस खरीदे जा रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, वहाँ भी एक्यूरेसी के लिए बहुत केयर किया जा रहा है कि बहुत हाई एक्यूरेसी का सामान खरीदा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ भी सब कुछ यही चल रहा। तो हमें देखना है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो परफॉर्मेंस होगा बेसिकली वो परफॉर्मेंस वही होगा किस एलिमेंट से बना है। किसी का भी परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ का, इंसान का भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको जब इलेक्ट्रिकल पढ़ाऊंगा ये पावर सिस्टम तो एनालॉगी बना के पढ़ाऊंगा, इंसान से एनालॉगी, मैकेनिकल सिस्टम से एनालॉगी। तो ये चीज़ें आपको, जैसे मैकेनिकल का जो सिस्टम होता है वो आँख से दिखाई देता है तो सब विश्वास कर लेते हैं, सब बिलीव करते हैं, नहीं ये हुआ है, ये मेरे सामने दिखा है, क्लियर है ना। लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल का दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल को दिखाऊंगा एनालॉगी बना के, और वो एनालॉगी बनेगा या तो आपसे बना दूंगा, इंसान से बना दूंगा, या तो मैं उसको एनालॉगी बना दूंगा मैकेनिकल सिस्टम से, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, सब मिल जाएगा आपको, मैं आपको दूंगा 100% आपको सब अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इफेक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि इफेक्ट्स आएगा, बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे। आपने नाम ही सुना होगा, स्किन इफेक्ट पढ़ा होगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, कोरोना इफेक्ट पढ़ा है। तो ये सब भी आपके सामने आएगा कि कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं और उन इफ़ेक्ट्स को कैसे कैसे हम मिनिमाइज़ करेंगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी एग्ज़ाम देते हो पावर सेक्टर का, वहाँ पे आपको मिलेगा, पूछे जाते हैं कि कोरोना कैसे घटाना है, क्लियर है, स्किन इफेक्ट कैसे घटाना है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कैसे घटाना है, किस से बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ट्रांसमिशन लाइन के
जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे और कैसे उसको मिनिमाइज़ करेंगे, क्योंकि जो इफ़ेक्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा उसको हमें घटाना ही घटाना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ट्रांसमिशन लाइन जब ये डिज़ाइन होगा तो इसमें बहुत सारे टाइप के कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। कंडक्टर्स दैट्स ये भी आपका एक ट्रांसमिशन लाइन का एक एजेंट है जो आपके पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, फिजिकली दिखाई देगा। कौन कौन से हार्डवेयर फिटिंग्स यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि टावर्स से अगर ले जा रहे हो आप, ओवरहेड ले जा रहे हो तो वहाँ पे टावर्स यूज़ होगा। तो टावर्स में कौन कौन से हार्डवेयर फिटिंग्स यूज़ हो रहे हैं, इंसुलेटर्स यूज़ कर रहे हैं, इंसुलेटर टाइप्स ऑफ इंसुलेटर के साथ मटेरियल पढ़ना है कि इंसुलेटर में मटेरियल कौन सा यूज़ होगा। उसके बाद हमें ये देखना है कि उनका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करेंगे। उनका भी परफॉर्मेंस आपने नाम सुना होगा जिसका नाम था स्ट्रिंग इफिशियंसी। स्ट्रिंग इफिशियंसी जितना अच्छा होगा 100% की तरफ जाएगा, उतना ही आपको पता है कि परफॉर्मेंस सिस्टम का लॉसलेस होता चला जाएगा। तो वो भी हमें स्टडी करना है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल पावर में वोल्टेज है, फ्रिक्वेंसी है, एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है। तो वोल्टेज आपको पता है लोड घटने बढ़ने से वोल्टेज का आप देखते होंगे आपके इलाकों में वोल्टेज घटता है बढ़ता है, हाँ, ड्यू टू द चेंजेस ऑफ द लोड। आपके कम्युनिटी में, आपके मोहल्लों में लोड बढ़ने घटने से आपका वोल्टेज भी चेंज होता रहता है। आप अपने घर में एसी स्टार्ट करते हो, एक बार वोल्टेज कट डी पाता है। तो ये हमें देखना है कि वोल्टेज का कंट्रोल कैसे करना हमें, क्योंकि आज कंज्यूमर, आपको पता होगा इस समय डी रेगुलेशन चल रहा है। डी रेगुलेशन दैट्स मीन प्राइवेटाइजेशन। देखो आज प्राइवेटाइजेशन के बहुत गंदी राजनीति भी चल रही है। तो डी रेगुलेशन में प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा। तो प्राइवेटाइजेशन दैट्स मीन जब कहता है कोई कि क्वालिटी ऑफ पावर अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्वालिटी ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ पावर दैट्स मीन, क्वालिटी ऑफ पावर दैट्स मीन आपका जो पावर आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल का है, फ्रीक्वेंसी बार बार बदल रही है। जो वोल्टेज है वो बार बार फ्लैक्चुएट कर रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, फ्लोटिंग हो रहा है। तो ये सब अगर होता है तो बोला जाता है कि इनके पावर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। देयरफॉर देखिएगा मेट्रो सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है डी रेगुलेशन का। दैट्स मीन बहुत सारी कंपनीज़ को प्राइवेट सेक्टर के ओपन एसेस के द्वारा कहा जाता है भैया आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसी का भी यूज़ कर सकते हो आप, या स्टेट का हो स्टेट का यूज़ कर लो, या कोई प्राइवेट अपना वहाँ पे सप्लाई कर रहा डिस्ट्रीब्यूशन का उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रिएक्टिव पावर ये सब कंट्रोल फॉर्म में हो। रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा है तब भी बोला जाता है कि जो सप्लायर है उसकी पावर की क्वालिटी पुअर है। देखो हमारी जो क्वालिटी वो दिखाई नहीं देती है ना, और सामान आप खरीदने जाते हो तो उसको बहुत जांचते हो, परखते हो, तब लेते हो। हमारा तो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से, फ्रीक्वेंसी के फ्लक्चुएशन से, रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा आने से पता चलता है कि हमारे जो पावर की क्वालिटी वो पुअर है। तो आज इसको भी कंट्रोल किया जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल किया जाएगा। फिर हमें ये भी देखना है इनके रिलेशनशिप, फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज से क्या रिलेशनशिप, वोल्टेज का एक्टिव पावर से क्या रिलेशनशिप, रिएक्टिव पावर का वोल्टेज से क्या रिलेशनशिप, फ्रीक्वेंसी का एक्टिव पावर से क्या रिलेशनशिप, फ्रीक्वेंसी का रिएक्टिव पावर से क्या रिलेशनशिप। ये सब भी हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे कि पावर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि क्वालिटी आज पावर की बहुत अच्छी चाहिए। अगर आप पावर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो आज आपको कंज्यूमर नहीं मिल पाएंगे, और धीरे धीरे आपको यहाँ लेके जाया जाएगा जिसका नाम है डी रेगुलेशन। डी रेगुलेशन दैट्स मीन प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लगातार घाटे में चले जा रहे हैं और उनको डीरेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत जगह देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन अभी आने वाला है, मैं बताता हूँ उसमें। देन आपको मैं पढ़ाऊँगा एनालॉजी बिटवीन द पावर सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी। आपको मैं दिखाऊँगा, ये आपको दिखेगा कि जो आपकी बॉडी है खड़े हो ना, इसी में पूरा पावर सिस्टम है, पूरा का पूरा पावर सिस्टम है। कि आपको दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक का पूरा चीज़ दिखाई देगा कि जो हाथ पैर सब ये चल रहे हैं ना, आंखें जो देख रहे हो, हाथ जो चला रहे हो, ये सब के सब आपके पावर सिस्टम के एलिमेंट्स आपके बॉडी में भी हैं। तो उनकी एनालॉजी बनाऊंगा, समतुल्यता बनाऊंगा, और फिर आपको दिखेगा कि यार ये सब तो मैं रोज़ ही करता था, तो ये पावर सिस्टम अलग से कहाँ पढ़ने की हमें ज़रूरत पड़ गई। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि
एनालॉगी क्या समतुल्यता है एक ह्यूमन बॉडी एंड आपके पावर सिस्टम के बीच में। देन जो कंडक्टर्स यूज किए जाएंगे चाहे ओवरहेड हो चाहे अंडरग्राउंड हो, उसमें एक पैरामीटर्स निकालना पड़ता है जिसका नाम है सर्ज इंपेडेंस। तो उसके सर्ज इंपेडेंस की भी हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि सर्ज इंपेडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। ये सर्ज इंपेडेंस बताएगा कि किसी कंडक्टर की कितनी कैपेबिलिटी है पावर को डिलीवर्ड करने की। तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द सर्ज इंपेडेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडक्टर्स। हर एक कंडक्टर्स का, हर एक वोल्टेज रेटिंग का जो कंडक्टर्स होगा, कंडक्टर्स आपको शायद कुछ नाम सुने होंगे आप लोगों ने। कंडक्टर्स आपके बहुत कैटेगरीज के होते हैं। बोला जाता है ये पैंथर है, बोला जाता है ये मूज है, बोला जाता है ये डियर है, बोला जाता है ये बरसिमिस है। तो जो भी कंडक्टर्स हैं उनके अलग अलग सर्ज इंपेडेंस होंगे, और जिनके सर्ज इंपेडेंस अगर हमें पता चल जाए और वोल्टेज रेटिंग पता चल जाए तो हम उसका बता सकते हैं कि SIL सर्ज इंपेडेंस लोडिंग कितनी है, कि उस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन से कितना हम मैक्सिमम पावर की कपलिंग कर सकते हैं। कपलिंग हमेशा याद रखिएगा, आप कभी मत भूलिएगा कि जो हम ये पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं कपलर है, कपलर जोड़ने वाला, ये जोड़ने वाला, और कपलर की प्रॉपर्टीज हमें जाननी पड़ेगी। कपलर है, यूटिलाइजर नहीं है, कपल करेगा पावर को। जनरेट यहाँ पे हो रहा, देखो जनरेट यहाँ पे हो रहा, देखो आपको पिक्चर दिख रहा होगा, जनरेशन यहाँ पे हो रहा, यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा कंज्यूमर के घर पे। यहाँ भी नॉन इलेक्ट्रिकल है और यहाँ भी नॉन इलेक्ट्रिकल है, ये बीच वाला जो इलेक्ट्रिकल है इसी को आपको पढ़ना है, और इसी के लिए आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, आपको पावर सिस्टम पढ़ना है, प्रोटेक्शन पढ़ना है, जनरेशन पढ़ना, सब यहाँ के लिए। और यहाँ के लिए आप मशीनें पढ़ते हो, मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ते हो, क्योंकि मशीन्स ही आपका यूटिलाइज करेगा। जो मोटरी मोड में होगा और जो जनरेटिंग मोड का होगा वो यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे जनरेशन हो रहा है। ठीक है, देन देखो पावर की क्वालिटी पावर फैक्टर से डिफाइंड होती है। तो पावर फैक्टर अगर पुअर है तो आपके पावर की क्वालिटी बहुत पुअर है। तो आज पावर सेक्टर में इसको भी इम्प्रूव करने की बात हो रही है, क्योंकि इससे आपका डिमांड, मैक्सिमम डिमांड जो होता है ग्रिड पे बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और मैक्सिमम डिमांड हो सकता है आपके ग्रिड को फेल्योर कर दे कि जनरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। ना तो ये चुराया जा सकता है, किसी चीज़ में चुरा के रख दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये उतना ही जनरेट किया जाता है जितना यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि मैक्सिमम डिमांड, कभी ऐसा ना हो जाए कि डिमांड ज़्यादा हो जाए और जनरेशन कम हो जाए, तो आपका ग्रिड फेल होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो ग्रिड ज़रूर फेल होगा। देयरफॉर अगर पावर फैक्टर हमने कंट्रोल कर लिया तो अपने आप देखिएगा कि जनरेशन हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन जनरेट करना शुरू कर देगा सेम लोड पे, सेम जनरेशन पे अब ज़्यादा लोड आप ले सकते हो। तो पावर फैक्टर भी देखना है, और कैसे पावर फैक्टर पुअर होता है ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, और उसके बाद इसको कंट्रोल भी करेंगे कि पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव किया जाए। कंट्रोल करना मतलब कैसे इंप्रूव किया जाए, और इंप्रूव करते ही आपके पावर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। उसके साथ साथ बोला जाएगा कि जो लोडिंग था हमारे ग्रिड पे वो लोडिंग अपने आप घट जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट लास्टली हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपके घर के सामने सभी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हम लॉसेस घटाएंगे, ये सब भी आपको मैं डिस्कस करूँगा और सब कुछ बताऊँगा कि हाउ टू मिनिमाइज द लॉसेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाए जहाँ पे लॉस कम से कम हो, और वो कौन कौन से मेथड है जो लॉस को मिनिमाइज़ करेंगे, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो लॉस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ये भी देखना है। फिर उस पर हम लोग काम भी करेंगे, क्या काम कर दिया जाए कि अपने आप वो लॉसेस कम हो जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दो तरीके से यूज़ हो रहा है, एक केबल है और दूसरा आपके पास कंडक्टर्स है, या ओवरहेड कंडक्टर्स यूज़ करिए या केबल्स यूज़ करिए। रिसेंटली आप देख रहे होंगे जो नेगेड वायर है या कंडक्टर, उसको हटा के केबल से ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पार्ट 1 में आएगा। ठीक है, ये आएगा। बट आप देखोगे पावर ग्रिड का एग्ज़ाम दोगे, NTPC का एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे आप देखोगे, और किसी भी अदर स्टेट का, जैसे बिहार का है, झारखंड का है, इन सब जगहों पे आप जाओगे तो वहाँ आप देखोगे, आपको दिखाई देगा कि वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें उठाई जा रही हैं। और देयरफॉर आपका मैं हेल्प करने के लिए यहाँ भी आऊँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप फ्यूचर में आगे जाइए। हम ये भी देखेंगे
कि पावर सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है ये समझ लो आपके लिए मॉडर्न पावर सिस्टम की तरह काम करेगा, ये बहुत ही एडवांस सिस्टम में जाएगा। आज जो डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं, जो भी अल्टरनेटर है, जो भी टंक्शन लाइन है, वहाँ पे आप देखोगे अब उनके एक्चुअल से न दिखा के पर यूनिट से दिखाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस ओम, अब ओम में नहीं दिखाया जाता कि ये 10 ओम का है या 5 ओम का है, ये इसमें नहीं दिखाया जा रहा। आज जो रेजिस्टेंस है उसको पीयू में दिखाया जा रहा। आज कोई ग्रिड पे कहीं नहीं आता है कि यह जो ट्रांसमिशन लाइन है ये 500 मेगावाट का पावर लेके जा रहा या 1000 मेगावाट का ले जा रहा, तो वहाँ भी पीयू दिखाया जाता है। ठीक है, सब के सब पीयू में चल रहे हैं। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि पीयू सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो ये भी देखिएगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा कि व्हाट इज़ अ पर यूनिट सिस्टम या परसेंटेज सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा कि अब देखो ये कपलर है यार, आप जानते होंगे, आपके घर में भी होगा, चेन होगा, बेल्ट होगा। तो कभी कभार ये बेल्ट या चेन टूटता है, तो ये टूट गया चेन तो मतलब फॉल्ट हो गया, या बेल्ट हट गया तो फॉल्ट हो गया। तो ये देखना है कि कितने तरीके का फॉल्ट हो सकते हैं और उनकी हम एनालिसिस करेंगे कि फॉल्ट को कैसे हम एनालाइज करेंगे जिससे कि कंज्यूमर्स को रिलायबल, सिक्योर एंड क्वालिटीफुल पावर मिले। तो कोई भी कंज्यूमर होगा हमेशा रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा चेक करता है कि हमें कॉन्टीन्यूअस बिजली मिले, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टीन्यूअस मिले, ऐसा ना हो कि बार बार कटे आए, जिसका मतलब फॉल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे फॉल्ट्स कम से कम हो। तो देखेंगे कैसा फॉल्ट होता है, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे एनालिसिस किया जाता है। आफ्टर दैट ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज भी पढ़ना हमें कि सिस्टम में ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस भी होते हैं, कि कौन कौन से रीज़न है कि आपके सिस्टम में ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज होना। ट्रांजिएंट मतलब इन ए स्मॉल टाइम में बिगर चेंजेस होता है, आपने पढ़ा होगा। दोनों रीज़न है, एक्सटर्नल रीज़न भी होता है, इंटरनल रीज़न भी होता है, सब पढ़ाऊंगा। इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल आपने एक ही नाम सुना होगा जिसका नाम होगा लाइटनिंग, और इंटरनल में भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरनल में रीज़न देखा जाता है उसका नाम है स्विचिंग। तो ये भी देखना है कहाँ स्विचिंग, कहाँ इससे दिक्कत होगी। आफ्टर दैट हम लोग स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, सिस्टम को स्टेबल बनाना है, ग्रिड फेल ना होने पाए, कि कैसे कैसे हम लोग स्टेबिलिटी सिस्टम में पाएंगे और कितने तरीके की स्टेबिलिटी देखना है। तो ये भी 2 तरीके की स्टेबिलिटी आपको मिलेगा, एक मिलेगा स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड दूसरा मिलेगा ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी। तो ये भी हमें पढ़ लेंगे हम लोग, और ये भी आपके लिए इजी कर देगा कि हाउ टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी कैसे इम्प्रूव किया जाए। आज स्टेबिलिटी बिना इम्प्रूव किए कुछ नहीं होना है। जिसकी पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी पुअर है वो अब कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा, स्टेबिलिटी इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जब तक स्टेबिलिटी इम्प्रूव नहीं होगी तब तक उस पावर सेक्टर की बोला जाएगा रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक हम कवर करेंगे, इतने टॉपिक को आपको कवर करके आपका ये पावर सिस्टम मैं ख़त्म करूँगा। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यही सब देखना है। तो ये आपका एक तरीके का सिलेबस है जो स्टार्ट होने वाला है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज तो आपको केवल बताना था कि व्हाट आर द टॉपिक्स, किस टॉपिक्स पे हम लोग स्टडी ज़्यादा करेंगे। तो आप धीरे धीरे आइए और आप अपना नॉलेज लीजिए, जो भी दिक्कत हो आप उसको पूछिए, और हम यही चाहेंगे कि आपको पावर सेक्टर का पूरा नॉलेज हो। और पावर सेक्टर हमेशा ये याद रखिएगा, फिर से मैं जाते हुए कहना यही चाहूँगा कि आपको सिस्टम बनाना है। सिस्टम मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पैरामीटर लेना है, और कॉम्बिनेशन जो बहुत तरीके के होते हैं, आपका कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल या सीरीज पैरेलल, कॉस्केडेड, फीडबैक सब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉस्केडेड लेना है क्योंकि पावर की कपलिंग करनी है या एनर्जी कपलिंग करना है। तो कपलिंग यहीं पे करना है जहाँ ट्रांसमिशन लाइन हुआ है, यहाँ कपलिंग करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं उसको। लेकिन जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में एलिमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है, और जो पावर जा रहा है उसकी क्वालिटी, उसमें कौन कौन सा परफॉर्मेंस डिफाइन किया जाता है, उन सब के लिए हमें ये देखना है। और फिर आपको ये पता, जब इतना बड़ा हमारे पास कपलर है जो पावर को कपल कर रहा है, तो वहाँ पे फॉल्ट होना है, तो उन सब फॉल्ट की एनालिसिस करना है। और जहाँ पे ओपन एरिया में जा रहा है वहाँ ट्रांजिएंट इफेक्ट हो सकता है, तो उसको भी देखना है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है
कि सिस्टम में डिमांड लगातार बदलता रहता है। हर एक देखोगे, एक आपके पास ऐप भारत सरकार ने दिया है विद्युत प्रवाह ऐप, आप उसमें देखिए 15-15 मिनट्स का आपको वहाँ पे ऐप में दिखाई देगा कि 15-15 मिनट्स का ब्लॉक बनाया गया, उस ब्लॉक में चेंजेस ऑफ द लोड दिखता है। तो लोड तो चेंज हो रहा लगातार, तो सप्लाई भी एंड डिमांड दोनों मैच होना चाहिए। तो जैसे जैसे डिमांड चेंज हो रहा वैसे वैसे सप्लाई चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फीडबैकर्स होंगे और वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि बार बार जो ये चेंज हो रहा तो ऐसा ना हो जाए ग्रिड फेल हो जाए, ट्रांसमिशन लाइन फेल हो जाए, ट्रिप कर जाए, ये सब हो जाए। तो ये सब नहीं होने देना है। तो उसके लिए हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, स्टेबिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद भी बहुत टॉपिक्स हैं, जनरेशन है कहते हैं, सब पावर सेक्टर का पार्ट है अलग है, प्रोटेक्शन है वो भी अलग है। तो ये सब भी हम लोग बाद में देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कल से आप आइए 7:30 पे, ठीक है। और राधा मेमोरियल एजुकेशन सेवा संस्थान प्रयागराज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा कि आपको पूरे लाइफ में पावर सेक्टर में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।